नोट नंबर थर्ड। तो आज हम नोट नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। नोट नंबर थर्ड क्या कहता है? नोट नंबर थर्ड आपका कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपका जो कार्बन वो हाइड्रोजन है उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि आपके पास जो कार्बन वो कौन सा है, जो आपके पास हाइड्रोजन वो कौन सा है। तो इसके लिए मैं पहला लिख रहा हूं ए प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो बताओ किसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन? वो कार्बन जो वन साइड कार्बन से अटैच हो। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कोई स्टेट चेन बना दी, इस स्टेट चेन में ये कार्बन एक साइड कार्बन से अटैच है। तो अगर कार्बन वन साइड कार्बन से अटैच हो तो उसको हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? वन साइड अटैच बाय कार्बन। तो ये केवल वन साइड कार्बन से अटैच होता है, और वन साइड कार्बन से अटैच होने के कारण जनरली ये जो फॉर्म में मिलेगा वो कौन सा फॉर्म होगा? CH3 फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? CH3। अब आती है बात सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को हम जनरली 2 डिग्री कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ क्या डेफिनेशन होगी? सिंपल सी बात है, ये वन साइड कार्बन से अटैच होता है तो ये 2 साइड अटैच बाई कार्बन, ये 2 साइड कार्बन से अटैच होगा। जैसे यही एग्जांपल आपने ले लिया। अब आप देखो ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। तो बताओ इसका जनरली जो सिंबल होगा वो क्या होगा? CH2। और ये तो इसके इस टाइप भी बॉन्ड होगा, इस टाइप भी बॉन्ड होगा, और ये किस फॉर्म में रहेगा? CH2 फॉर्म में रहेगा। अब बात आती है टर्सरी। टर्सरी कार्बन जिसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, ये वन साइड कार्बन से अटैच था, ये 2 साइड कार्बन से अटैच था, ये कितनी साइड कार्बन से अटैच होगा? 3 साइड कार्बन से अटैच होगा। तो देखो जैसे मैंने ये ले लिया और ये 3 साइड कार्बन से अटैच हो गया, तो देखो ये वाला कार्बन इस तरफ भी कार्बन से अटैच है, इस तरफ भी कार्बन से अटैच है, और इस तरफ भी कार्बन से अटैच है। ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? टर्सरी कार्बन। और इसका जो जनरली फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CH। इसका जो जनरली फॉर्मूला होगा CH, और इसके 3 साइड इस तरह से बॉन्डिंग होगी। अब बात आती है नंबर 4। नंबर 4 को बोलते हैं क्वार्टरी कार्बन, अर्थात 4 डिग्री कार्बन। क्वार्टरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन, क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी बात है, जो अब चारों साइड कार्बन से अटैच हो उसको हम क्वार्टरली कार्बन कहते हैं। जैसे C C C C, मैंने यहां भी कार्बन लगा दिया, यहां भी कार्बन लगा दिया। अब आप देखो ये वाला कार्बन इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है। तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? आपका क्वार्टरली कार्बन कहलाएगा। और इसका जो जनरली सिंबल होता है वो अकेला C होता है, जिसपे चारों तरफ इस तरह से वैलेंसिया अटैच होती है। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो बताओ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन की मैं बात करूं तो कितने कार्बन है? 4 टाइप के कार्बन है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरली कार्बन। अगर वन साइड अटैच है तो प्राइमरी, 2 साइड अटैच है तो सेकेंडरी, 3 साइड अटैच है तो टर्सरी, और 4 साइड से अटैच है तो क्या कहलाएगा? क्वार्टरली। अब इसी से रिलेटेड एक और बात आती है हाइड्रोजन की, कि प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। अगर आपके प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो बताओ उसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। अर्थात 1 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन आपका प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। तो बताओ एक 1 डिग्री कार्बन में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। तो जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड अगर चेंज हो जाएगा तो वहां पर इनके नंबर चेंज हो जाएंगे। लेकिन जनरली आपके एक 1 डिग्री कार्बन जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी बॉन्ड कितने होते हैं? 3। अब आप देखो सेकेंडरी कार्बन, अगर सेकेंडरी कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन होगा तो बताओ उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको हम? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो वो आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा। और अब आप देखो एक सेकेंडरी कार्बन पर कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं? 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे ही अगर आपके एक टर्सरी कार्बन पे लगा होगा तो बताओ उसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी हाइड्रोजन। अब आप बताओ एक टर्सरी कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा? केवल 1 हाइड्रोजन होगा। तो अगर एग्जाम में हमें
हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाएगा तो सिंपल सी बात है, हम प्राइमरी कार्बन निकालकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम सेकेंडरी कार्बन को निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम उसमें 3 डिग्री कार्बन निकालकर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा। ध्यान दें, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको इस एग्जांपल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एग्जांपल क्या है, CH3 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 CH 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 CH3 और CH3 CH2 CH2 और CH3, या मैं यहाँ CH3 लगा देता हूँ डायरेक्ट। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री कार्बन। हमें पता है 1 डिग्री कार्बन किस फॉर्म में होता है, CH3 की फॉर्म में होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम CH3 की फॉर्म को चेक कर लेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कार्बन जो वन साइड कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन को एक राउंड गोले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। ये आपके सारे 1 डिग्री कार्बन है। तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 1 डिग्री कार्बन है। अगर आपके पास यहाँ 1 डिग्री कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 21। क्योंकि एक 1 डिग्री पर 3 हाइड्रोजन है तो 7 पर कितने हो जाएंगे, 21। अब बात आती है इसमें 2 डिग्री कार्बन की। अब आपको यहाँ 2 डिग्री कार्बन काउंट करने हैं। आपको पता है 2 डिग्री कार्बन का सिंबल होता है इस तरह से, CH2 और उसके दोनों साइड बॉन्डिंग, या हम ऐसे भी कर सकते हैं वो कार्बन जो 2 साइड कार्बन से अटैच होता है। तो देखिएगा, अब की बार में रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो लगा देता हूँ। ये 2 डिग्री कार्बन आपका, उसके अलावा आपके पास इसमें और कोई भी 2 डिग्री कार्बन नहीं है, तो ओनली एक ही आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2। तो इसमें 2 आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन है और एक आपका 1 डिग्री कार्बन है। अब आती है बात 3 डिग्री कार्बन। आपको पता है 3 डिग्री कार्बन का सिंबल क्या होगा, CH। आपके पास यहाँ जो CH फॉर्म है वो कौन से कार्बन है, 3 डिग्री, या हम ऐसे भी कर सकते हैं जो 3 साइड कार्बन से अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। तो देखो आप, ये वाला कार्बन आपका 3 साइड कार्बन से अटैच है, ये 1 2 और 3 नीचे की तरफ। ये वाला कार्बन देखो आप, ये वाला कार्बन भी आपका ऊपर नीचे साइड 3 साइड से अटैच है। ये वाला कार्बन देखो आपका, ये भी 3 साइड से अटैच है। तो 1 2 3 आपके ये 3 कार्बन जो है वो 3 साइड से अटैच है। तो इनको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, टर्सरी कार्बन बोलते हैं। अब बताओ इन पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो एक पर एक होता है तो 3 पर कितने हो जाएंगे, 3 आपके टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आती है बात कौन से, 4 डिग्री कार्बन की। अब आप देखिएगा 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन पे आपको पता है कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसके चारों तरफ आपके कार्बन कार्बन होते हैं। तो आप देखिएगा इसमें ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन होगा, क्वार्टरली या 4 डिग्री। तो यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन एक होगा और आपको पता है 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 1 डिग्री कार्बन 7 है, 2 डिग्री 1 है, 3 डिग्री 3 है और 4 डिग्री 1 है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने। हाँ, इस एग्जांपल में आपको वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम पता करेंगे इसमें 1 डिग्री कार्बन।
1 डिग्री कार्बन का वैसे तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है CH3, लेकिन यहाँ पर इसमें बॉन्ड भी दे रखे हैं डबल और ट्रिपल, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपका ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हमें यहाँ पर फिर हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास 1 डिग्री कार्बन वो होता है जो वन साइड कार्बन से अटैच होता है। तो देखिएगा आप लोग 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और आपका ये 1 डिग्री। ध्यान दें ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, गलती ना करें, ये कार्बन आपका 1 डिग्री क्योंकि वन साइड कार्बन से अटैच है। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है 3 नहीं है क्योंकि यहाँ बॉन्ड डबल आ गया, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5। तो बताओ आपके पास है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 5। अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे कर दूं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 15, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के पास 3 नहीं 2 ही है। तो बताओ यहाँ पर 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे 14। अब बात आती है 2 डिग्री। 2 डिग्री को तो हम जनरली वैसे CH2 लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पता करना पड़ेगा वो कार्बन जो 2 साइड कार्बन से अटैच है। तो आप देखिएगा 2 साइड कार्बन से अटैच, ये वाला कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी आपका 3 साइड से अटैच है इसलिए ये भी 3 डिग्री है। हाँ, ये वाला कार्बन आपका 2 साइड से अटैच है इसलिए 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन आपका 1 2 3 साइड से अटैच है इसलिए 3 डिग्री होगा। आप देखो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री होगा क्योंकि 2 साइड से अटैच है। ये वाला कार्बन भी आपका 2 डिग्री होगा और ये वाला कार्बन भी आपका 2 डिग्री होगा क्योंकि ये एक साइड कार्बन इधर भी कार्बन, ये वाला भी इधर कार्बन इधर कार्बन। तो इसमें अब आप देखो आपके पास कितने 2 डिग्री आए 1 2 3 4। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है 4 आपके 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन ध्यान रखना आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि 1 पे 2 है तो 4 पे 8 हो जाएंगे, तो यहाँ हमें 2 डिग्री हाइड्रोजन भी काउंट करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर आपके 2 हैं, तो 2 और 1 कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल 3। तो इस पर्सन में 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3। अब बात आती है 3 डिग्री कार्बन। कितने हैं 3 डिग्री कार्बन 1 2 3। आपके पास इसमें 3 डिग्री कार्बन है। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो डायरेक्ट हम इसको 1 × 3 नहीं कर सकते, हमें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो तीनों के पास आपके पास 3 हाइड्रोजन है। तो तीनों के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें टोटल कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी के साथ आपके ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिएगा मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको इनमें फाइंड आउट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन जो भी पॉसिबल है। तो देखो इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ये एग्जाम्पल लिया है। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। चलो इसमें हम केवल कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड आउट करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन। तो आप बताओ इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब CH3, तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, तो इस क्वेश्चन में 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे 2। अब मैंने पूछा कि इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, मतलब जो 2 साइड से अटैच है। तो आप जरा देखो ये कार्बन कौन सा होगा 2 डिग्री, 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 ये वाला भी कौन सा होगा 2 डिग्री और ये वाला भी कौन सा होगा 2 डिग्री। तो कितने 2 डिग्री के हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन आपके 2 डिग्री वाले हो जाएंगे। अब आप देखो इसमें निकालना है 3 डिग्री कार्बन जो 3 साइड अटैच है। तो आप जरा देखो ये वाला कार्बन कौन सा है 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 4 साइड है इसलिए 4 डिग्री है, और ये वाला कार्बन कौन से साइड है 3, तो कितने हो जाएंगे 3 डिग्री के 2। और बताओ 4 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा 1। अब आपको इनमें हाइड्रोजन है वो इजीली कैलकुलेट कर लेना है। हाँ, एक और मैं अच्छा सा एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों को। अक्सर इसमें बच्चे गलती ज्यादा कर देते हैं। हाँ, इसमें आइडेंटिफाई करो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और मतलब कार्बन कितने हैं। तो आप देखो आपको एक एक कार्बन का आइडेंटिफिकेशन कर लो, आप आसानी से पता कर पाओगे कि इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये कार्बन कौन सा आपका 1 डिग्री है, और आप देखो ये वाला कार्बन भी आपका कौन सा है 1 डिग्री है। तो बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे 2। अब आप देखो इसमें हमें 2 डिग्री कार्बन जो 2 साइड से अटैच है। तो आप जरा देखिएगा ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री है। जो 2 साइड कार्बन से अटैच है वो सारे कार्बन आपके 2 डिग्री है। अब बच्चा जो गलती करता है वो मैं बता दूं, ये गलती यहाँ करता है बच्चा, इसको वो 2 डिग्री नहीं मानता जबकि ये कार्बन आपका 2 डिग्री है। बच्चा क्या करता है वो काउंट करता है कि सर 1
ये 2 और ये 3, ये 3 साइड से अटैच है। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि अगर एक कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच हो तो 2 डिग्री और 3 साइड कार्बन से अटैच हो तो 3 डिग्री। आप देखिएगा ये वाला कार्बन 1 साइड और 2 साइड ही जुड़ा हुआ है, इसलिए किसका पार्ट है? 2 डिग्री कार्बन का पार्ट है। तो बताओ यहाँ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन 6 हो जाएंगे। ऐसे अब आप पता लगाओ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो जरा देखिएगा 3 डिग्री कार्बन में ये आपका 3 डिग्री कार्बन, ये आपका 3 डिग्री कार्बन और ये आपका 3 डिग्री कार्बन। तो इसमें 3 और 1 ये रहा आपका 3 डिग्री कार्बन। तो इसमें टोटल 4 आपके 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसमें 4 डिग्री कार्बन कोई भी नहीं है। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल में आपके मैंने ये एग्जांपल लिया है। आपको इस एग्जांपल में आइडेंटिफाई करना है कि कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है और कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो जरा आप देखिएगा ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी आपका 1 डिग्री है। ध्यान दें जब भी कोई रिंग फॉर्मेशन हो जाता है तो रिंग में आपका कोई भी कार्बन 1 डिग्री नहीं होगा। हाँ, रिंग के बाहर वाला कार्बन 1 डिग्री हो सकता है, लेकिन रिंग फॉर्मेशन में जो कार्बन इंक्लूड हो गया वो कभी भी 1 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 3। अब आप 2 डिग्री की बात करें तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। अब आप देखो 3 डिग्री कार्बन जो 3 साइड अटैच हो, तो बताओ कौन सा कार्बन? ये कार्बन कौन सा हुआ? 3 डिग्री। आप बताओ ये कार्बन कौन सा हुआ? 3 डिग्री। ये कार्बन कौन सा हुआ? 3 डिग्री। तो बताओ कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री के 3 हो जाएंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है या नहीं? तो इसमें 4 डिग्री कार्बन जो है वो पॉसिबल है। कहाँ पर पॉसिबल है? ये वाली कंडीशन पे। यहाँ पर ये 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो यहाँ 4 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? एक आपका 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये स्पायरो कंपाउंड है, इनके अंदर भी जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, बताओ इसमें क्या होगा? तो आपका ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। ये वाला कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। ये वाला कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? 4 डिग्री। इस प्रकार से हम स्पायरो कंपाउंड में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्पायरो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इनके बारे में हम आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उनमें आपको बता देंगे कि स्पायरो कंपाउंड क्या होता है और बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। इसी के साथ आपका ये नोट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो देखिएगा नोट नंबर 4 क्या कहता है। नोट नंबर 4 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू ब्रांच के हिसाब से कार्बन का क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम सबसे पहली जो बात कर रहे हैं वो कौन सी फॉर्म होगी? एन फॉर्म। एन फॉर्म जो है इसमें क्या होगा? कार्बन आपका स्ट्रेट चेन में होगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कार्बन चेन इन स्ट्रेट फॉर्म, अर्थात आपकी जो कार्बन होगी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में होगी। जैसे एग्जांपल सी 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 सी, ये एक कार्बन है स्ट्रेट फॉर्म में। तो ऐसे फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? एन फॉर्म बोलते हैं। इसकी विशेषता, इसका कैरेक्टर क्या है? तो इसका कैरेक्टर यह है कि इसमें ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट। ऐसी चेन में हमेशा केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ही होंगे। ऐसी चेन में कभी भी 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन नहीं हो सकता। तो आप देखो इसमें अगर मैं चेक करूं तो ये कार्बन कौन सा होगा? 1 डिग्री। ये वाला भी कौन सा होगा? 1 डिग्री। और बीच वाले कौन से होंगे? 2 डिग्री। ये फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती है? एन फॉर्म। अब इसी में आता है सेकंड पॉइंट, एन के बाद में आइसोफॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? आइसोफॉर्म। क्या होगी डेफिनेशन? तो सिंपल सी बात है कि आइसोफॉर्म जो है उसके अंदर जो आपकी कार्बन चेन है उस कार्बन चेन का सेकंड या सेकंड लास्ट जो कार्बन है, सेकंड, अगर आपने जैसे नंबरिंग इधर से की है, आपने नंबरिंग इधर से की है तो इधर से सेकंड हो गया, तो इधर से कौन सा होगा? सेकंड लास्ट होगा। तो अगर आपकी जो कार्बन चेन है उसमें सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? आइसोफॉर्म कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इन कार्बन चेन सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन 1CH3, और CH3 का मतलब क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप, जिसमें आपके कार्बन चेन में सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर
एक मिथाइल ग्रुप होता है उसे हम आइसोफॉर्म कहते हैं। अब आती है बात यहां से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आइसोफॉर्म के लिए एट लिस्ट कितने कार्बन की रिक्वायर्ड है, मतलब कितने कार्बन होने पर ही आइसोफॉर्म होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है एट लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन फॉर आइसोफॉर्म। तो बताओ आइसोफॉर्म के लिए एट लिस्ट कितने कार्बन की रिक्वायर्ड होगी। तो इसका आंसर होगा 4। मिनिमम 4 कार्बन होने पर ही आइसोफॉर्म पॉसिबल है। अगर 4 कार्बन से कम होंगे तो आइसोफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो देखो 1 2 3 और ये मैंने बना दिया 4, ये आपके आइसोफॉर्म होगी। तो फर्स्ट आइसोफॉर्म है ये। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर नाम लिखो तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को अपन क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। और कौन सी फॉर्म है, आइसो, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन। हाँ, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में, वो मैं बता दूं कि आइसोब्यूटेन में जो कार्बन आपका है वो एक कार्बन 3 डिग्री होगा। तो आप जरा देखो इस कार्बन के बारे में आप बात करें तो ये कार्बन कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा। तो इसके अंदर ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, एट लीस्ट 1 कार्बन इज 3 डिग्री। कम से कम एक कार्बन आपका 3 डिग्री होना कंपलसरी है। अब आती है बात इसमें एग्जाम्पल में, साथ ही साथ इसमें एक एक्सेप्शन है, हमें इस एक्सेप्शन के बारे में ध्यान रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन इस एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। एक एक्सेप्शन तो यह है कि आपके ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आइसोफॉर्म नहीं है, फिर भी हम इनको आइसोफॉर्म में काउंट करते हैं, जैसे CH3 CH और CH3, और यहां मैंने ये रेडिकल लगा दिया। अब आप देखो अगर आइसोफॉर्म के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में देखो तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। फिर भी इसका जो नेम है वो क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल। तो ध्यान रखना इसमें कोई भी कार्बन 3 डिग्री भी नहीं है, इसमें एटलीस्ट कार्बन 4 भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ऐसा ही एक और कॉमन एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, यह है आइसोओक्टेन। क्या है ये, आइसोओक्टेन। अब आप देखो इसको आइसोओक्टेन कैसे बोल दिया, क्योंकि इसके अंदर ये वाला कार्बन तो 4 डिग्री है। कौन सा कार्बन है ये, 4 डिग्री है, जबकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एट लिस्ट कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए। तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको हमने किस फॉर्म में कंसिडर किया है, आइसोओक्टेन में कंसिडर किया है। तो ध्यान रखना ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, याद करने हैं। अब एक बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइसोओक्टेन से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आइसोओक्टेन का IUPAC नेम क्या होगा। तो आइसोओक्टेन का हमें IUPAC नेम बताना है। तो इसमें आप नंबरिंग करोगे तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी, इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन हो गया। इस 5 कार्बन के चेन में 2 नंबर पर मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 2 2, और एक मिथाइल किस पर है, 4 पर, 2 2 4, कितने हैं, 3, ट्राई। और कितने मिथाइल है, 1 2 3 मिथाइल है तो क्या बोल देंगे, ट्राई मिथाइल। और बताओ कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो ध्यान दे आपके आइसोओक्टेन का नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन सॉरी, पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। हाँ, IUPAC नेम के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन था इसलिए बता दिया आपको कि इसके 2 एक्सेप्शन है, एक आइसोप्रोपाइल और एक आइसोओक्टेन। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट फॉर्म आपकी नियोफॉर्म। तो मैं बात करता हूं नियोफॉर्म की। आप देखो नियोफॉर्म की क्या विशेषता होगी, नियोफॉर्म में और इसमें यह फर्क है कि यहाँ पर आइसोफॉर्म में सेकंड लास्ट कार्बन पर केवल एक मिथाइल है, जबकि नियोफॉर्म में सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल नहीं 2 मिथाइल होंगे। तो सिंपल सा मैं लिख देता हूं, सेकंड लास्ट कार्बन कंटेन कितने मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप। तो जिसमें सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे उस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, नियोफॉर्म बोलते हैं। तो आइसो नियो में एक ही फर्क है कि आइसो में 1 होंगे जबकि नियो में 2 होंगे। अब आती है बात, जैसे इसमें बोला है कि एट लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन फॉर आइसोफॉर्म, तो कितने थे, 4। तो बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं एट लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन फॉर नियोफॉर्म, नियोफॉर्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो ध्यान दे नियोफॉर्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, मतलब 5 कार्बन होने पर ही आपकी नियोफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अगर इससे कम कार्बन होंगे तो नियोफॉर्म आपकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी।
नेक्स्ट जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एट लीस्ट वन कार्बन इज 3 डिग्री, आपके आइसो फॉर्म में एक कार्बन कम से कम 3 डिग्री होगा, वैसे ही नियो फॉर्म में एट लीस्ट वन कार्बन इज 4 डिग्री। तो ध्यान दे, आपकी जो नियो फॉर्म है उसके अंदर एक कार्बन जो है वो कम से कम कौन से डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा। तो इसमें कम से कम एक कार्बन 4 डिग्री का है और नियो फॉर्म के लिए एटलीस्ट मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब 5 कार्बन से स्टार्ट होगी। तो बताओ नियो फॉर्म का जो एग्जाम्पल होगा वो 5 कार्बन वाला होगा। तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखो इसमें टोटल 5 कार्बन हो गए, ये आपकी चेन हो गई और ये आपका सेकंड कार्बन हो गया, इस पर आपके 2 मिथाइल हो गए। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नियोपेंटेन। तो पेंटेन मतलब नियो फॉर्म की स्टार्ट होगी 5 कार्बन से और आइसो फॉर्म की स्टार्ट होगी 4 कार्बन से। आइसो में एक होगा आपका 3 डिग्री कार्बन और नियो में आपका एक होगा 4 डिग्री कार्बन। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिएगा मैं इसमें आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, इन द गिवन कंपाउंड, मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, उनमें आपको बताना है इन द गिवन कंपाउंड विच कंटेन ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन। आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊं और लिखूंगा ऑप्शंस, उनमें आपको बताना है कि किसके अंदर केवल और केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो पहला आपका हो जाएगा नियोपेंटेन ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आइसोपेंटेन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आइसोब्यूटेन और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोपेन। आपको इन चारों में से बताना है किसके अंदर केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इनकी स्ट्रक्चर आप बनाओ, आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो इसमें ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, ये भी कौन सा है 1 डिग्री, ये भी कौन सा है 1 डिग्री, ये भी कौन सा है 1 डिग्री, और ये बीच वाला कौन सा है 4 डिग्री। हमें पता है कि 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे कौन से हैं 1 डिग्री। तो ऑल हाइड्रोजन आर 1 डिग्री। अब बनाओ आइसोपेंटेन। अगर मैं आइसोपेंटेन बनाऊंगा तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये होगा। अब आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे बनाओ आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन ये होगा। आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोपेन बनाओ, तो प्रोपेन में देखो ये लो 1 2, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नियोपेंटेन। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इन द गिवन compound which contain all hydrogen similar। मतलब मैं आपको वही 4 ऑप्शन दूंगा, आपको इन 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो देखो पहला एग्जांपल वही मैंने ले लिया, कौन सा, पहला एग्जांपल ले लिया आइसोब्यूटेन, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने आइसोपेंटेन, तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने कौन सा, साइक्लोब्यूटेन, और चौथा एग्जांपल ले लिया मैंने मान लो ब्यूटेन। अब आपको इसमें बताना है कि किसके अंदर सारे हाइड्रोजन सिमिलर हैं। तो आइसोब्यूटेन अभी आपने स्ट्रक्चर बनाया था ये रहा, इसमें देखो आप 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। दूसरा आइसोपेंटेन, अभी आइसोपेंटेन में बनाया वो भी गलत है। आप देखो साइक्लोब्यूटेन, ये होता है साइक्लो मतलब रिंग बनाना और ब्यूटेन मतलब इस तरह से 4 कार्बन का रिंग। अब आप देखो इसमें ये भी कौन सा है 2 डिग्री, ये भी कौन सा है 2 डिग्री, ये भी कौन सा है 2 डिग्री और ये भी कौन सा है 2 डिग्री। अगर इसमें चारों ही कार्बन 2 डिग्री है तो इस पर हाइड्रोजन भी क्या होंगे 2 डिग्री, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 5। हमने नोट नंबर 4 की बात कंप्लीट कर ली है, अब हम नोट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। नोट नंबर 5 क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएगा। अर्थात अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से पूछे जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन से। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में भी कुछ बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता दूं आज कि एक कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, अर्थात अगर वो एल्केन है तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3।
अगर मान लीजिएगा एक कार्बन के वन साइड डबल बॉन्ड है अर्थात वो एल्कीन है, तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ऐसे ही अगर एक कार्बन है उसके वन साइड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन, और उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। हाँ, इसमें एक नया और आ रहा है वो मैं बता दूं। नया यह है कि कार्बन है, इसके इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, डाइंस वाली कंडीशन है। ऐसी स्थिति में ये जो कार्बन है वो कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। क्यों? क्योंकि हमने कल कहा था कि sp3 में तो सारे सिग्मा होते हैं, sp2 में एक पाई होता है और sp में कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो आप जरा देखो, इसमें एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, इसलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल, मतलब पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि मैं आपको पिछले वीडियो में कराया था विनाइल एसिटिलीन, तो मैंने विनाइल एसिटिलीन बनाया, ये आपके विनाइल एसिटिलीन है। आपको विनाइल एसिटिलीन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका भी है और सबसे कॉमन क्वेश्चन भी है कि आपके जो कंपाउंड दे रखा है इस विनाइल एसिटिलीन में, इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन सा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है आपको। मतलब इसके अंदर जो आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है, उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले के अंदर आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप जरा देखो, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यही है, तो आपको इसमें दोनों कार्बन का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो जरा देखो आप, ये कार्बन, इस कार्बन के वन साइड क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, एक पाई हो गया। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। अब आप देखो इस कार्बन के वन साइड क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 पाई हो गए। बताओ 2 पाई हो गए तो इसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp। तो इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसमें sp2 sp लिखा हुआ है या फिर sp sp2। अब वैसे हम इसका IUPAC नेम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो इस तरह से अगर है तो वो सही होगा, sp2 sp। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सबसे कॉमन और सिंपल क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेंजीन में, तो हम बेंजीन से बात करते हैं। ये बेंजीन है सर, आपको बताना है इस बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएगी कि बेंजीन जो है इसके सभी कार्बन, ऑल कार्बन आर सेम इन बेंजीन। ध्यान रखना, बेंजीन के सभी कार्बन सेम होते हैं और सारे के सारे कार्बन कौन से होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, आप देख लो इस कार्बन को मैं देखूंगा तो इस पर कितना पाई है, 1 पाई है। बताओ 1 पाई की प्रेजेंस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बेंजीन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे सेम और कौन से हैं, sp2 है। और अगर विनाइल एसिटिलीन के अगर सेंट्रल कार्बन अर्थात कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है उनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कौन सा होगा, sp2 sp होगा। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा आप लोग। ये मैंने एग्जांपल लिया है, आपको इसमें 1, 3 और 5 नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है। तो देखिएगा, सबसे मेन चीज है कि इसमें हमें पहले क्या आनी चाहिए, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग आनी चाहिए। हालांकि ये भी IUPAC की बात हुई नहीं है, तो जब हम IUPAC की बात कर लेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो नंबरिंग तो मैं अभी बता देता हूं, आपको उस नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो इसमें नंबरिंग होगी यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसके कार्बन की नंबरिंग है क्योंकि बॉन्ड को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब हमने इसकी नंबरिंग कर दी, तो नंबरिंग करने के बाद आपको 1, 3 और 5 नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो पहले 1 नंबर के कार्बन, ये 1 नंबर का कार्बन, आप देखो 1 नंबर का कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp। तो पहले वाले का हो गया sp। अब आ जाओ 3 नंबर का, ये 3 नंबर का कार्बन, 3 नंबर के कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है। बताओ अगर कार्बन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया, sp3 आ गया। अब आ जाओ नंबर 5,
ये नंबर 5 कार्बन है। अब बताओ नंबर 5 कार्बन के एक तरफ क्या है, डबल बॉन्ड। अगर एक तरफ डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2। तो इस पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2। तो इस क्वेश्चन के लिए जिस ऑप्शन में sp sp3 sp2 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में एक बार और क्वेश्चन पूछा था, आपकी बात एक और बता दूं मैं आपको इसी में। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ C2C3 कार्बन। आपको इसमें C2C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का बताना है, तो वही नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे होगी, देखो आप 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको इन दोनों कार्बन का बताना है, C2 और C3 कार्बन का। तो आप देखो C2 कार्बन यही है, तो इसका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, क्योंकि इसके एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा हो जाएगा, sp। और उसके बाद में ये थर्ड नंबर का कार्बन है, इसके दोनों साइड कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। तो इस प्रकार से आपके हाइब्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है एलिन्स का, तो एलिन्स का एग्जाम्पल मैं अभी जस्ट आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा के फिर आपको कराता हूं। तो हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आगे का जो क्लासिफिकेशन आता है वो हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। डाइन्स का क्लासिफिकेशन, अर्थात डबल बॉन्ड है उनका नंबर 2 हो और उसमें उनका क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दे, हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कार्बन का पढ़ा अलग अलग डिग्री के हिसाब से, फिर अभी ब्रांच के हिसाब से पढ़ा, और अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स की मैं बात करूं तो डाइन्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। दूसरा आपका कौन सा होता है, क्यूमुलेटेड। और तीसरा कौन सा होता है, आइसोलेटेड। तो एक तो होगी कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एक होगी क्यूमुलेटेड डाइन्स, और एक होगी आपके आइसोलेटेड डाइन्स। क्या डिफरेंस है इनमें, तो देखिएगा। कॉन्जुगेटेड डाइन्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्टरनेट होता है। जैसे मैंने एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, ये पाई हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा, सिग्मा, और उसके बाद अगले पे क्या होगा, पाई। अर्थात जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड किसके अंदर होता है, अल्टरनेट पोजीशन में होता है। तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन, डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं। अब बात आती है क्यूमुलेटेड डाइन्स। किसको बोलेंगे क्यूमुलेटेड डाइन्स, तो ध्यान दें, क्यूमुलेटेड डाइन्स वो डाइन्स होती है जिनमें डबल बॉन्ड आपका कंटिन्यूअस होता है, अर्थात एडजेसेंट पोजीशन पर होता है। तो क्या बोलोगे आप लोग, डबल बॉन्ड इन कंटिन्यूअस पोजीशन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एडजेसेंट पोजीशन पर होता है, उसे हम क्यूमुलेटेड डाइन्स बोलते हैं। अब आती है बात आइसोलेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड अर्थात लास्ट और या सेकंड लास्ट। तो जैसे ये आती, तो इसमें लास्ट जो टर्मिनल है, इसके अंदर जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो कहां पर होगा, टर्मिनल चेन के लास्ट एंड पर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाइन्स। तो क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड एट टर्मिनल ऑफ चेन, कि अगर आपका डबल बॉन्ड चेन के टर्मिनल पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डाइन्स बोलते हैं। तो ध्यान दे, डाइन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, 3 डाइनें होती है, एक कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एक आपका क्यूमुलेटेड डाइन्स, और एक आपका आइसोलेटेड डाइन्स। अब आता है इसके अंदर एक इनकी स्टेबिलिटी की बात, आगे बात आती है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि इन तीनों डायनों को हम स्टेबिलिटी में कैसे अरेंज करते हैं, कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ध्यान दे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी डाइन्स की होती है, कॉन्जुगेटेड की। तो सबसे पहले आएगा कॉन्जुगेटेड डाइन, उसके बाद में कौन सी डाइन आएगी, आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड के बाद में कौन सी आएगी,
क्यूमुलेटेड। तो सबके बाद में क्यूमुलेटेड डाइन्स आती है, उससे पहले आइसोलेटेड आती है, उससे पहले कॉन्जुगेटेड आती है। कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कारण क्या है? वो है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसके बारे में हम जब आगे के लेक्चर जीओसी टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर आएगा, तब हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अभी तो मैं केवल ये याद रखना है कि डाइन्स 3 टाइप की होती है, और तीनों डाइनों में से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड का, और सबसे कम किसका होता है? क्यूमुलेटेड का होता है। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूमुलेटेड पॉलीइन्स का। क्यूमुलेटेड पॉलीइन का क्लासिफिकेशन, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हो जाएगा ओड क्यूमुलेटेड और एक हो जाएगा इवन क्यूमुलेटेड। तो एक मैंने ले लिया इवन और एक मैंने ले लिया ओड। अब आप देखो, इवन क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल्स टू इवन, और ओड में क्या होगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओड। मतलब जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड हो उसको ओड क्यूमुलेटेड बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन होंगे उसको इवन क्यूमुलेटेड बोलेंगे। अब यहां से एक एग्जाम, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन, स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइएगा सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन कौन सी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट और क्यूमुलेटेड डाइन्स का मतलब हो गया ये हो गया, मतलब 3 कार्बन की चेन वाला डाइन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो बताओ ये कौन सा डाइन हुआ? ओड हुआ या इवन हुआ? तो ये आपका इवन हो गया, इवन डाइन है ये, और इसका नाम है सर एलिन। ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड डाइन कौन सा होता है? एलिन्स होता है। और इस एलिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। तो बताओ नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए 2, 2, 4, 5 और 6। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए? 6, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एलिन्स होता है उसमें सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम या सेंट्रल कार्बन। तो बताओ सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो यही है सेंट्रल कार्बन। अब आप देखो सेंट्रल कार्बन के इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो कितने पाई हो गए? 2 पाई। अब बताओ 2 पाई हो गए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक बार आईआईटी में से क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितने नंबर एटम जो है वो सेम प्लेन के अंदर है। टोटल कितने एटम है? 2, 2, 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 एटम है। इन 7 एटम में से 5 एटम एक ही प्लेन में होते हैं। इसके बारे में आगे की वीडियोज में बात करेंगे। 5 एटम इन प्लेन होते हैं और आपके 2 एटम जो है वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। इसके बारे में हम जब आइसोमेरिक टॉपिक पढ़ेंगे तब बात बताएंगे आप लोगों को। हाँ, अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो आप सुने कि मैं आपको कुछ कंपाउंड लिखूंगा, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जमाना है। तो क्वेश्चन यह है, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पॉलीइन्स। आपको इन पॉलीइन्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल के रूप में मैंने ये ले लिया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और आपका A को ले लेता हूं मैं C। आप इन तीनों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो इनको स्टेबिलिटी में के ऑर्डर में अरेंज करने से पहले मैंने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टाइप की आपकी पॉलीइन्स है। तो देखो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे? ओड क्यूमुलेटेड है। यहां देखो आप डबल बॉन्ड लास्ट और एंड पर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड है। जबकि इसमें देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, अर्थात पाई फिर पाई और फिर पाई किस पोजीशन पर है?
अल्टरनेट पोजीशन पर, और अल्टरनेट पोजीशन पर उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड पोलिन्स। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कॉन्जुगेटेड वाले की। बताओ उसके बाद में स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी आइसोलेटेड वाले की। और उसके बाद में सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी वाले की, ओड वाले की, ओड क्यूमुलेटेड वाले की। तो ये इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात हुई। इसी के साथ आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूमुलेटेड इन पोलिन्स पूरा होता है। तो अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर चल रहे हैं, साइक्लिक, रिंग या क्लोज। तो इसके अंदर हमने दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया था, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। किसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, जिसके अंदर रिंग में सभी एटम क्या हो, सेम हो। तो हम बोलेंगे ऑल एटम आर सेम इन रिंग। अगर रिंग के अंदर जितने भी आपके एटम हो वो सारे के सारे सेम है तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए थे। जैसे एक तो कॉमन एग्जांपल ले लिया मैंने ये साइक्लोहेक्सेन का। हाँ, इनके नाम की आप टेंशन ना करें, इनके सब नेम अपन आगे आईपीसी पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक को ले लिया ये आइसोब्यूटेन, ये भी आपका होमोसाइक्लिक है। जैसे मैंने ले लिया ये बेंजीन, ये भी आपका होमोसाइक्लिक का ही पार्ट है। ऐसे मैंने ले लिया नेप्थलीन, ये भी आपके होमोसाइक्लिक का ही पार्ट है। ये सब एग्जांपल अपन ने पहले भी किए थे। अब आता है इसमें दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। किसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, जिसके अंदर कार्बन के अलावा और भी कोई एटम हो। तो हम बोलेंगे ऑल एटम आर नॉट सेम इन रिंग, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एट लीस्ट वन हेटेरो एटम प्रेजेंट। जिनके अंदर कम से कम एक हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है उनको हम हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। इसमें भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे। जैसे ये ले लिया THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये ले लिया टेट्राहाइड्रोथायोफेन। अब फिर इसी के अंदर हमने इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया फ्यूरेन। फिर ऐसे ही मैंने इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये बन गया थायोफिन। ध्यान रखना ये थायोफिन है, ये थायोफेन है। यहां सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए इन। इसी में अपने पिरिडीन, पायरोल, ये एग्जांपल की बात की थी। ये देखो आप सभी के सभी जो हैं वो हेटेरो में हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंदर कार्बन के अलावा चेन में कोई और एटम भी प्रेजेंट है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन, वहाँ नाइट्रोजन। तो ये इसका हेटेरोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट होता है। अब यहां से बात करेंगे हम नोट नंबर 6। नेक्स्ट नोट जो भी है क्या है, नेक्स्ट नोट नंबर 6, इसमें आपसे आएगा हेटेरो एटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेटेरो एटम क्या होता है। हालांकि मैंने भी बता दिया था कि आपकी रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम हेटेरो एटम कहते हैं। तो दोज एटम प्रेजेंट इन रिंग एक्सेप्ट कार्बन, अर्थात कार्बन के अलावा कोई भी आपका जो एटम रिंग में प्रेजेंट होता है उसे हम हेटेरो एटम कहते हैं। हाँ, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक कोई कंपाउंड दिया होगा और गिवन कंपाउंड में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। ध्यान रखना, दोज एटम प्रेजेंट इन रिंग, जो एटम आपका रिंग में प्रेजेंट होगा वही हेटेरो एटम काउंट होगा। अगर रिंग के बाहर कोई एटम है तो वो कभी भी हेटेरो एटम में काउंट नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। सबसे कॉमन और सिंपल एग्जांपल लिया मैंने ये, बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। तो इसके अंदर आपका ये ऑक्सीजन है, ये हेटेरो एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए। जैसे ये ले लिया मैंने और यहाँ ऊपर लगा दिया NH2। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था इसका नाम है एनिलीन। बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। तो बच्चा इसमें क्या करता है, जल्दी में बता देता है कि 1 हेटेरो एटम है। क्या ये सही है? ये गलत है। इसमें कोई भी आपका हेटेरो एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें रिंग ये है और इस रिंग में सभी क्या है, कार्बन है। तो रिंग के अंदर जितने भी आपके एटम है वो सारे के सारे कार्बन है। तो इसका मतलब इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है। और बच्चा जल्दी में इसको गलत कर देता है, इसको काउंट कर लेता है, जो कि गलत है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसी से रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूं, NH2 N
ये लिया है, बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। तो आपको हेटेरो एटम के अंदर केवल रिंग में जो एटम है वही काउंट करने हैं, रिंग के बाहर वाले काउंट नहीं करने हैं। तो बताओ ये रिंग के बाहर है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ कितने हो जाएंगे, एक रिंग में ये रहा और एक रिंग में ये रहा, तो कितने हेटेरो एटम हो जाएंगे, 2 हेटेरो एटम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें हेटेरो एटम आपको इस प्रकार से आइडेंटिफाई करने हैं। तो ध्यान रखना, हेटेरो एटम वो है जो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और फॉर्म में होता है, वो आपका हेटेरो एटम कहलाता है। अब इसके हम एक आध और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लूं मैं, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। हाँ, इसमें सबसे मेन आता है कि आपको एग्जामिनर कुछ कंपाउंड का नेम देकर फिर उसमें पूछा जाता है हेटेरो एटम। तो एक नेम मैं आपको बता देता हूं, मेलामाइन। ध्यान रखें, मेलामाइन एक पॉलीमर है, ये मेलामाइन एक पॉलीमर की बेसिक यूनिट है। तो हमें मेलामाइन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके अंदर नंबर ऑफ हेटेरो एटम भी पता होना चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखो आप, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन। जहां जहां कार्बन है वहां पर आपके एक NH2 ग्रुप लग जाएगा और वही डबल बॉन्ड किसमें होंगे, आपके अल्टरनेट पोजीशन में होंगे। इसको बोला जाता है मेलामाइन। अब आप बताओ इस मेलामाइन में कितने हेटेरो एटम है। तो बताओ कितने हेटेरो एटम है। तो हमें केवल रिंग वाले ही काउंट करेंगे, रिंग के बाहर वाले काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो बताओ मेलामाइन में कितने हेटेरो एटम हो गए, 3। तो मेलामाइन में आपके टोटल 3 हेटेरो एटम है। अब आप बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। तो आप देखो ये रिंग के बाहर है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, और इस रिंग में सारे कार्बन है, इसमें कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। तो बताओ कितने हेटेरो एटम हो जाएगा, 1 हेटेरो एटम हो जाएगा। ऐसे बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है, 1 2 3। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे बताओ इसमें कितने हेटेरो एटम है। तो यहाँ पर कितने हेटेरो एटम है, 1 और 1 2। तो यहाँ पर कितने हेटेरो एटम हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, हेटेरो एटम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो रिंग है उस रिंग के अंदर प्रेजेंट आपका जो कार्बन के अलावा कोई एटम है उसे ही काउंट करेंगे, रिंग के बाहर वालों को काउंट नहीं करेंगे। अब एक पिरिमिडिन, उसमें प्यूरिन है, एडेनिन और गवानिन। अब आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या करेगा, इस तरह से बोल देगा एडेनिन और गवानिन की स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ हेटेरो एटम आइडेंटिफाई करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तब आपको एडेनिन गवानिन के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी एडेनिन की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर एडेनिन के स्ट्रक्चर में हो जाएगा NH2, ये 6 मेंबर रिंग आपकी, और इस 6 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दो और एक नाइट्रोजन यहाँ लगा दो, और इधर आपके यहाँ N, यहाँ पर भी आपका N, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। सिमिलर गवानिन के स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा दो और ये 6 मेंबर रिंग जिसमें यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, वो डबल बॉन्ड CH, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। अब आप देखो इनमें हमें हेटेरो एटम पता करने हैं। तो हेटेरो एटम केवल रिंग वाले काउंट करेंगे। तो देखो एक हेटेरो एटम ये हो जाएगा, एक हेटेरो एटम ये हो जाएगा, एक हेटेरो एटम ये हो जाएगा और एक हेटेरो एटम ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4। तो टोटल हेटेरो एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पर NH2 भी आएगा। अब ये NH2 जो आएगा इसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिंग के बाहर है। अब आप देखिएगा एडेनिन में 1 2 3 4, ये वाला आपका काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रिंग के बाहर है। तो बताओ एडेनिन में हेटेरो एटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो एडेनिन में भी हेटेरो एटम 4 हो जाएंगे और आपके गवानिन में भी हेटेरो एटम 4 हो जाएंगे। इसी के साथ हेटेरो एटम के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन जो लिया था उसमें आपको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के बारे में बता दिया था। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में तो अपने पहले क्लासिफिकेशन में वैसे बात कर ली थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक कहने का मतलब आपके जो एलिफेटिक कंपाउंड है
अगर वो साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो उनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि एलिफेटिक 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड और एक हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड, अर्थात एक तो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और एक ऐसा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो सिंपल वे में एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है तो एक प्रकार से सैचुरेटेड का पार्ट है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये आपके यहाँ पर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड वाला जो हो जाएगा ये आपके एक अनसैचुरेटेड में हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताते हैं। इसमें हम दूसरा पार्ट लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में तो हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एक एरोमेटिक कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टर है। तो पहला तो ईच एटम आपका sp2 हाइब्रिडाइड या प्लेनर होना चाहिए। ध्यान दें, आपका जो भी आपका रिंग है उस रिंग का जो ईच एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइड अर्थात प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड में ईच एटम sp2 होना चाहिए, साइक्लिक और साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और तीसरा हक्कल्स के रूल का फॉलो करना चाहिए। किसका फॉलो करना चाहिए? हक्कल्स रूल। क्या होता है हक्कल्स रूल? अभी तो केवल आपको हक्कल्स रूल के बारे में पता होना, मतलब इसका फॉर्मूला याद कर लें। बाकी हमने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड का पूरा एक लेक्चर की हम बात करेंगे, तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तो इतना ध्यान रखें कि हक्कल्स का रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आपके हक्कल्स का रूल है, इसका फॉलो करना चाहिए। तो जिसके अंदर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है उसे हम कौन सा कंपाउंड कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। चलो मैं यहां से एक क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को कि इन द गिवन कंपाउंड्स which is homocyclic alicyclic साइक्लिक कंपाउंड। आपको मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, इनमें से बताना है कौन सा आपका जो कंपाउंड है वो होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे मैंने लिखा पहला O, दूसरा मैंने लिख दिया यहां पर S, तीसरा मान लो मैंने लिख दिया बेंजीन और चौथा मैंने लिख दिया ये। तो ध्यान रखना होमो एलिसाइक्लिक बताना है। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, और होमो होना चाहिए। तो पहली बात तो ये दो तो ऐसे कैंसिल हो गए क्योंकि टेरो है, ये दोनों होमोसाइक्लिक है। अब आपको दोनों होमोसाइक्लिक है तो इन्हें बताना है कि एलिसाइक्लिक कौन सी फॉर्म है। तो आप देखो बेंजीन तो क्या है? एरोमेटिक होती है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपसे करा रहा हूं कि इन द गिवन कंपाउंड्स विच इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ध्यान दे, होमोसाइक्लिक के साथ एरोमेटिक होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है पिरिडीन, दूसरा ऑप्शन है पायरोल, तीसरा ऑप्शन है थायोफिन, और इसी का चौथा ऑप्शन है नेप्थलीन। नेप्थलीन। तो देखो अब आपको बताना है होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले तो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, उसमें भी एरोमेटिक। तो पेरिडीन का स्ट्रक्चर होता ही है, तो देखो एरोमेटिक तो है लेकिन हेटेरो एटम है। पायरोल का स्ट्रक्चर होता है ये, तो पायरोल हेटेरो एटम है। थायोफेन का फॉर्मूला होता है ये भी हेटेरो एटम है। जबकि नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये। तो देखो नेप्थलीन कौन सा होता है? होमोसाइक्लिक होता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो ध्यान देखें आपका नेप्थलीन जो है वो होमोसाइक्लिक के साथ साथ एरोमेटिक भी है। इसी के साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है।